हसन नसरल्लाह की मौत पर किन देशों में जश्न मना है? किस मुस्लिम देश में खुशी है और किस में मातम? हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर मुस्लिम देशों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ देशों में लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख के मारे जाने पर खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कुछ देशों में मातम मनाया जा रहा है। मुस्लिम देश नसरल्लाह की मौत पर पूरी तरह से बंट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ सुन्नी मुल्क खड़े हैं और दूसरी तरफ शिया मुल्क। जहां सीरिया में लोग नसरल्लाह की मौत पर खुशी मना रहे हैं, वहीं ईरान में मातम छाया हुआ है। बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत ने नसरल्लाह का नाम तक नहीं लिया है, तो वहीं शिया शासकों वाले देश सीरिया और इराक में 3 दिनों में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तो चलिए समझते हैं पूरे खेल को कि किस देश ने क्या क्या कहा और क्यों कहा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। लेबनानी चरमपंथी संगठन हसन नसरल्लाह की मौत पर ईरान के कुछ लोग कनाडा के टोरंटो में ये जश्न मना रहे हैं और वो साथ में ये भी पोस्टर लिए हुए हैं उन्होंने कि 1979 वाले ईरान को हम वापस लाना चाहते हैं और इजराइल के लोगों के साथ हम अच्छे से रहना चाहते हैं। इजराइल के लोगों के साथ वहाँ जो ईरानी हैं वो जश्न मना रहे हैं नसरल्लाह की मौत पर। इजराइल ने लेबनान के चरमपंथी संगठन जो वहाँ के प्रमुख हैं उनकी मौत। अब चलिए आगे चलते हैं। गजा के बाद लेबनान और अब यमन में इजरायली जो हमले हैं वो बढ़ गए हैं। लेबनान में ईरान समर्थित शिया चरमपंथी संगठन के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने अब यमन में हूती चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए। हूती विद्रोहियों के गुट को भी ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन कहा जाता है। नसरल्लाह के मारे जाने पर अरब के ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व वाले देश चुप रहे हैं या बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया आई है उनकी ओर से। सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के समक्ष दुविधा रही है कि वे इजराइल से संबंध सामान्य करें या हिजबुल्लाह को प्रश्रय देने वाले ईरान का विरोध करें। नसरल्लाह पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह की अगुवाई कर रहे थे और उनके दुश्मन अमेरिका और इजराइल के साथ साथ जो पड़ोसी सुन्नी मुल्क थे वो भी उनके दुश्मन थे। 2016 में खाड़ी के देशों के अलावा अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकी समूह घोषित कर दिया था। हालांकि इस साल अरब लीग ने आतंकवादी घोषित करने के फैसले को वापस ले लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले जो सुन्नी मुल्क है सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने क्या कहा और वहां अभी क्या सोच रहे हैं लोग। सऊदी अरब ने कहा है कि लेबनान में जो हो रहा है वो गंभीर चिंता का विषय है। सऊदी ने लेबनान की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की बात कही, लेकिन सऊदी अरब ने नसरल्लाह का जिक्र कहीं नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि लेबनान की संप्रभुता की तो उन्होंने बात की, लेकिन नसरल्लाह के बारे में उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। इससे पता चल रहा है कि उन्हें नसरल्लाह की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि नसरल्लाह और जो वहाँ के शिया चरमपंथी संगठन लेबनान के जो हिजबुल्लाह है वो उसकी जो मिसाइलें हैं, वैसे भी सऊदी अरब के प्रिंस कह चुके हैं कि उसकी मिसाइलें इजराइल के लिए नहीं हमारे लिए वो थी, जो 1 लाख से ज़्यादा मिसाइलें थी। तो अब सऊदी अरब ने किसी तरह का नाम नहीं लिया है, बस लेबनान की संप्रभुता की बात की। वहीं दूसरे जो सुन्नी देश हैं जिनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन नसरल्लाह के मारे जाने पर पूरी तरह से, यूएई और बहरीन ने तो 2020 में इजराइल से संबंध सामान्य कर लिए थे। 2011 में बहरीन ने शिया समुदाय के लोकतंत्र के समर्थन में शुरू हुए आंदोलन को दबा दिया था। बहरीन शिया बहुल देश है, लेकिन शासक जो है वहाँ सुन्नी है। जैसे कि सीरिया के शासक शिया हैं बशर अल असद, और वहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वो सुन्नी है। इसीलिए सीरिया में नसरल्लाह के मारे जाने पर वहाँ के जो सुन्नी हैं वो जश्न मना रहे हैं। खाड़ी के 6 देशों बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और कुवैत के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने बयान जारी कर लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन किया है। जीसीसी ने लेबनान इजराइल सीमा पर तुरंत संघर्ष विराम पर जोर दिया है। साथ ही बयान में ये भी कहा गया है कि कोई भी हथियार लेबनान की सरकार की अनुमति के बिना मौजूद न हो और उसके प्रशासन के अलावा कोई प्रशासन मौजूद न हो।
साफ है कि जेसीसी ने कहा है कि लेबनान की सरकार के अलावा वहां कोई और प्रभाव में ना रहे। जाहिर है हिजबुल्लाह का लेबनान में काफ़ी दखल था, काफ़ी दखल नहीं, पूरा दखल था हिजबुल्लाह का लेबनान में, और हिजबुल्लाह वहीं से ही अपना प्रशासन चलाता था एक लेबनान में अलग, और उसकी अपनी सेना थी, उसके अपने हथियार वहाँ मौजूद थे। तो परोक्ष रूप से जो जेसीसी ने यानी खाड़ी के देशों ने कहा है वो लेबनान पे ही निशाना साधा है, ना कि इजराइल पे। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हिजबुल्लाह के ख़त्म होने से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है नसरल्लाह के ख़त्म होने से। और उन्होंने तो पहले ही लेबनान का जो ये चरमपंथी संगठन घोषित किया हुआ था इसको, वो पहले ही उन्होंने उसे आतंकी संगठन बना रखा था। अब बहरीन जो है एक शिया बहुल आबादी है, लेकिन जो वहाँ शासक हैं वो सुन्नी हैं। तो बहरीन में कुछ लोगों ने ईरान का झंडा लेकर और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए वहाँ प्रोटेस्ट किया, और वहाँ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनको कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। बहरीन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि बहरीन में ईरान समर्थित लालुआ टीवी ने एक वीडियो का प्रसारण किया जिसमें नसरल्लाह के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। इस चैनल ने कहा है कि बहरीन की सरकार ने नसरल्लाह को समर्थन में आए लोगों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। बहरीन के विपक्ष की वेबसाइट बहरीन मिरर का कहना है कि प्रशासन ने शिया धर्म गुरु को हिरासत में ले लिया क्योंकि वह नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दे रहे थे। रॉयटर्स का कहना है कि उसने बहरीन की मीडिया रिपोर्ट्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। अब देखिए, वहाँ जो बहरीन में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इनको कहा जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है, जिन मीडिया रिपोर्ट की हमने बात की है, तो वहाँ ये तमाम चीज़ें सामने आई है। बात करते हैं हम मिस्र की। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नाजिब मिकाती से फ़ोन पर बात की है और उन्होंने नसरल्लाह का नाम लिए बिना कहा है कि मिस्र लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को नकार। मतलब उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री से बात कर ली है और बात करने के बाद कहा है कि अगर वहाँ किसी तरह की उनकी संप्रभुता को नुकसान पहुँचता है तो वो गलत है। और संप्रभुता को नुकसान कौन पहुँचा रहा था? जो लेबनान का हिजबुल्लाह था, क्योंकि वो अपनी अलग सरकार चला रहा था वहाँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि इजराइल अगर वहाँ उनकी संप्रभुता को, ये डायरेक्ट नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका कहना यही है कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो वो भी गलत है। लेकिन मिस्र ने साफ कर दिया है हिजबुल्लाह के लिए। अब ये इनको लगने लगा जो हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगा, अब लेबनान में जो एक पैरेलल सरकार चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। अब बात करते हैं ओमान की। तो ओमान के जो शाही इमाम शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उनका देश हिजबुल्लाह के महासचिव के गुजरने पर दुख जता रहा है। वो बीते 3 दशकों से यहूदी परियोजना के गले की फांस बने। ओमान में समर्थन किया गया है हिजबुल्लाह का। अब बात आती है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान वाले तो सबके पीछे लग जाते हैं, वो तुर्की के पीछे भी लग जाते हैं, वो ईरान के पीछे भी लग जाते हैं, वो सऊदी के पीछे भी लग जाते हैं, सभी में वो लगने की कोशिश करते हैं, भले ही इनको कोई पूछे नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में बढ़ती इजरायली दुस्साहस की निंदा करता है, लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने साथ ही कहा है कि उसकी लेबनान की जनता और इजरायली हमले के पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। रविवार को लाहौर, कराची के अलावा इस्लामाबाद, पेशावर में भी प्रदर्शन हुए। कराची में प्रदर्शन के दौरान झड़पें भी हुई। हालांकि पाकिस्तान ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया है और नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया। वहीं अर्दोगान खलीफा के देश तुर्की की बात करें तो तुर्की के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, लेकिन तुर्की ने गाजा में इसके आक्रमण की तीखी आलोचना की थी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने एक्स पर कहा है कि लेबनान में जनसंहार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नसरल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया। हसन नसरल्लाह की मौत पर एक तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन नसरल्लाह का नाम ना लेना ये साबित कर रहा है तुर्की की ओर से कि उन्हें नसरल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। जो हो रहा है होने दो। बस हाँ, उन्होंने ये कहा है कि लेबनान में जो हो रहा है वो खतरनाक है, लेकिन नसरल्लाह का इन्होंने किसी तरह से समर्थन नहीं किया है। अरब के जो कई देश हैं वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हसन नसरल्लाह की मौत पर कुछ लोगों ने दुख जताया है, वहीं कुछ लोग इसका जश्न भी मना रहे हैं। इनमें अधिकतर सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके। सीरिया में बशर अल असद की सेना को रूस और ईरान के अलावा हिजबुल्लाह ने भी समर्थन दिया था।
और सरकार विरोधी लड़ाकों के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाने में असद सरकार की मदद। एक्स पर स्थित पत्रकार उमर अल जमाल ने लिखा है, सीरिया में नसरल्लाह की वजह से लाखों पीड़ित हैं, क्या वो मुसलमानों से रहम की उम्मीद रखते हैं? एक यूएई के पत्रकार सैफ अल दरई ने सीरिया में लोगों के जश्न मनाते वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, हिजबुल्लाह ने सीरिया में हमारे भाइयों के खिलाफ वो कर दिखाया जो यहूदी नहीं कर पाए। न्यूज़वीक पत्रिका में जॉर्डन सीनेट के पूर्व सदस्य मोहम्मद अलाजेह ने लिखा है कि साल 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई जंग में पूरे अरब जगत और मुस्लिम देशों में हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकली थी, लेकिन आज तस्वीर बदल। वो लिखते हैं कि हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक और यमन में दखल देना शुरू किया। इसके अलावा बहरीन के प्रदर्शनों में भी उसकी भूमिका रही, जिससे वो इसराइल के साथ साथ इन देशों में मुस्लिमों के खिलाफ भी हो। ये जो वजह रही दोस्तों, ये सबसे बड़ी वजह रही कि उसने यमन में, सीरिया में और इराक सुन्नियों के खिलाफ वो हो गया, और सुन्नियों के खिलाफ होने के बाद लोग नसरल्लाह की मौत पर जश्न मना रहे। हिजबुल्लाह का यमन, सीरिया, इराक और ईरान में भ्रष्ट शासन को समर्थन का बड़ा असर इसराइल पर हमले की तुलना में अरब और इस्लामी मुल्कों के लोगों पर ज्यादा पड़ा है। इसी वजह से हसन नसरल्लाह की मौत पर इनके बीच आंसू नहीं बहाए गए। हिजबुल्लाह न केवल लेबनान का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है, बल्कि उसका दक्षिण एशिया को लेकर एक क्रांतिकारी नजरिया रहा है। इस नजरिए का सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के मुल्कों के साथ मतभेद रहा। 2016 में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। उसी समय हिजबुल्लाह के नेतृत्व में इस्लामिक स्टेट के उदय के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया जा। वो सऊदी अरब क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा। अरब जगत में बदलते समीकरणों के बीच ये सवाल अब भी बरकरार है कि हिजबुल्लाह और सऊदी अरब समेत सुन्नी बहुल देशों के संबंध अब किस तरह प्रभावित हो। यूएई और बहरीन ने इसराइल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को भी मुस्लिम बहुल देश है। ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया और कहा कि जब तक फिलिस्तीन 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता, तब तक इसराइल से औपचारिक रिश्ता कायम नहीं करेगा। सऊदी अरब पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की मांग कर तुर्की, यूएई और बहरीन की आलोचना कर रहा था कि उन्होंने इसराइल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए। ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इसराइल से हैं। तुर्की और इसराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध है। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था। यहाँ तक कि 2005 में अर्दोआन कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इसराइल गए थे। इस दौरे में उन्होंने तत्कालीन इजरायली पीएम एरियल शेरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से न केवल इसराइल को खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया को। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। 2000 के दशक में हमास की करीबी ईरानी से बढ़ गई। अब ये क्लियर तरीके से सबके सामने आने लगा है कि जो शिया और सुन्नी मुल्क हैं वो अलग अलग गुटों में खड़े हो गए और अलग अलग गुटों में खड़े होकर ये पता चलने लगा है कि देखिए, ईरान के जो ये मिलिशिया ग्रुप थे ये बहुत ताकतवर हो गए थे। कितने ताकतवर हो गए थे? इतने ताकतवर हो गए थे कि इन्होंने जो वहाँ की, चाहे लेबनान की सुन्नी सरकारें हों, यमन की सुन्नी सरकारें हों या फिर सीरिया की शिया सरकार हो, कहीं तो उन्होंने मजबूती दे दी अपने समर्थन से और कहीं बेदखल तक कर दी। ये हालात पैदा कर दिए थे इन्होंने, तो ये बहुत ताकतवर हो गए थे। तो जो सुन्नी मुल्क थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो ईरान समर्थित गुट है ये ताकतवर हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सुन्नियों को ही खतरा थे। देखिए, इसराइल का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल का थोड़ा सा इन्होंने 7 अक्टूबर को जो हमला किया उसके बाद इसराइल ने क्या कर दिया तो ये सब जानते हैं। लेकिन जो सुन्नी गुट है ना, वो एक बराबर की ताकत, वो सुन्नी गुट देखिए, एक तरह से सऊदी अरब को यमन से बाहर निकलना पड़ा। वहां सऊदी अरब की जो सेना थी यमन में लड़ रही थी वहां के सुन्नी शासक के साथ में, और वहां के जो ये चरमपंथी संगठन हैं हूती, ये सऊदी अरब की सेना से लड़ रहे थे। लेकिन एक समझौते के बाद सऊदी अरब की सेना यमन से वापस आई। तो सऊदी अरब ने यमन के शासक जो सुन्नी हैं
उनकी रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो ये बहुत आपस में ही इनका एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ताकतवर हो गया था ईरान के पक्ष। अब ये एक तरह से ईरान का जो पक्ष है वो कमजोर होता है। ईरान के जो मिलिशिया हैं, अब उन्होंने जैसे ही इजराइल पे हमला शुरू किया है, इजराइल ने उन्हें एक ओर से खत्म करना शुरू कर दिया है। हमास को लगभग खत्म कर चुका है वो। लेबनान में हिजबुल्लाह को भी यही हाल हो गया है। हिजबुल्लाह पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी उन्होंने कर ली है और अब यमन के हूतियों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो यमन के हूती और फिर सीरिया में भी हमले शुरू कर दिए हैं उन्होंने। तो सीरिया में जो शिया ताकतें हैं उन पे भी हमले शुरू कर दिए। तो ये जश्न मनना कहीं और कहीं मातम, ये तो होना ही। बहुत सारे, हालांकि ईरान के जो अयातुल्ला खामनोई हैं उन्होंने तमाम दुनिया भर के मुसलमानों से एक होने की गुजारिश की थी, लेकिन इनके अपने ही इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं कि अपने कॉन्फ्लिक्ट में ही ये उलझे हुए हैं बहुत बुरी तरह से, और ये कॉन्फ्लिक्ट इनके खत्म नहीं होते हैं। आप सबने देखा कि आईसिस ने किस तरह से ईरान में अभी कुछ लोग जो एक मजार पर पहुंचे थे, तो वहां करीब 400 लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए मार दिया था सुसाइड बॉम्बर्स ने। तो ये हालात वहां भी हैं। तो ये आपस में ही वो इतने खतरनाक हालात हो रहे हैं। अब हो ये रहा है कि कहीं कुर्द लड़ रहे हैं, तो कहीं आईसिस संगठन लड़ रहा है, तो कहीं जो शिया समर्थित गुट हैं अलग अलग वो लड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग लड़ाई है। सीरिया में अपनी अलग लड़ाई है। सीरिया में जो है सुन्नी ज़्यादा हैं, जिनमें कुर्द भी बहुत हैं। तो सुन्नी जो है बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहाँ जो है ये शिया ताकतें बशर अल असद के साथ लड़ रही हैं। तो वहाँ सुन्नी बहुलता है सीरिया में, लेकिन शासन किसका है? बशर अल असद, शिया का, जिन्हें ईरान समर्थन देता है। वैसे ही इराक में है। इराक में जो है शिया ताकतें ज्यादा हैं, मतलब शिया बहुलता है, लेकिन इराक में सद्दाम हुसैन का, तो सद्दाम हुसैन कौन थे? सुन्नी। तो सद्दाम हुसैन ने कई शिया गांवों में लोगों को बुरी तरह से पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए थे। तो ये तो ऐसे ही करते हैं। बहरीन में ऐसे ही हुआ। बहरीन में क्या है? बहरीन में ज्यादातर शिया हैं, लेकिन वहाँ जो शासक हैं वो सुन्नी हैं। तो उनका समर्थन सऊदी अरब उनको समर्थन करता है, यूएई उनको समर्थन करता है, मिस्र भी उनको समर्थन करता है। और किसी भी देश ने, जो बड़ा देश है ना, किसी भी देश ने ये कहा ही नहीं है नसरल्लाह की मौत पर कुछ भी। सिर्फ इराक को छोड़ दिया जाए। इराक में जो वहाँ अभी चुनी हुई सरकार है वो शियाओं की है, क्योंकि वहाँ शिया बहुलता है। और बशर अल असद जो शिया राष्ट्रपति है सीरिया में, और ईरान, इन 3 देशों ने शोक मनाया है। बाकी सभी जगह किसी ने भी बस वहाँ संप्रभुता की बात की है, नसरल्लाह को लेके किसी ने कोई बात। तो ये अब साफ हो गया कि इनके जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ गए हैं पूरी तरह से। और इजराइल एक तरह से ना इनका काम कर रहा है, जो सऊदी अरब, यूएई और ये जो गल्फ कंट्री है ना, इनका काम कर रहा है, वो इनको सुरक्षित कर रहा है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी जो गल्फ कंट्री हैं और इजराइल है, उनके संबंध बहुत अच्छे होने वाले, बहुत तेजी से। दोस्तों आपको क्या कहना है आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।